नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये अभी सीयूटी एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। सीयूईटी एग्ज़ाम होने वाली है, उसको लेकर है, ठीक है। आप सभी को मालूम होगा कि सीयूटी के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ के फिलअप किए जा चुके हैं और इसके लिए एग्जामिनेशन होगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स में या तो फिर पीजी सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न होने वाला है वो किस प्रकार से होगा उसी को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ और साथ ही साथ किस प्रकार के क्वेश्चन से आपका पाला पड़ने वाला है वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होगा। तो आपने जब यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया होगा तो उसमें आपको ऐसे कुछ सेक्शन आ रहे होंगे जिसको कि आपको चूज़ करना पड़ा होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लैंग्वेज का जो है सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन आया था जिसमें कि आपको 50 नंबर के टोटल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। चलिए दूसरा यहाँ पे है डोमेन सब्जेक्ट को लेकर आया था। डोमेन सब्जेक्ट में देखिए 2 आपको यहाँ पे चुनने के लिए कहा जा रहा था, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 35 जो है क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और दूसरे में 50 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें कि 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बातें कही जा रही है कि कैंडिडेट में चूज में एनी सब्जेक्ट्स एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो जितने भी छात्र हैं वो अपने हिसाब से जो है यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे कही जा रही है कि जनरल टेस्ट, ठीक है। तो जनरल टेस्ट में देखिए कितने क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 60 यानी कि 60 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें से 50 यानी कि 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जनरल टेस्ट का कैसा सिलेबस रहेगा वो हम देखते हैं थोड़ी देर में। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए ये एग्ज़ाम्स जो है एग्ज़ाम होने वाली है 21 से 31 मई तक, ठीक है, 2023 में, यानी कि इसी वर्ष 21 से 31 मई तक है जो एग्ज़ाम होने वाली है। और ये एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपको ऑनलाइन यहाँ पे एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। स्लॉट जो है 3 टाइप से होगा, यानी कि एक ही दिन में 3 फेज में यहाँ पे एग्ज़ाम लिए जाएंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग है वो अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, जैसे ही क्लियर कर देगा मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस कैसे रहने वाला है। तो देखिए लैंग्वेज का जो सिलेबस रहेगा आपको देखिए यहाँ पे लिखा गया है मेनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। फैक्चुअल लिटरेसी और यहाँ पे देखिए वोकेबुलरी से भी आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज का चुनाव किया है तो जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। चलिए डोमेन सब्जेक्ट में क्या होगा। तो देखिए डोमेन सब्जेक्ट में यहाँ पे हालांकि लिखा हुआ है, एनटीए वेबसाइट पे जाके चेक करें। यहाँ पे देखिए डोमेन सब्जेक्ट में आपका 12th 11 और 12th जो आपने पढ़ा है, ठीक है, एनसीईआरटी के बेस्ड से ही यहाँ पे क्वेश्चन आने वाली है, ठीक है। एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे जो भी आपका 11 और 12 के सिलेबस में था, ठीक है। चलिए आगे है यहाँ पे जनरल टेस्ट। तो देखिए जनरल टेस्ट में जो भी नॉर्मली कंपटीशन का तैयारी करते हैं, ठीक है, उस प्रकार से ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे देखिए जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग का पोर्शन कहा जा रहा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है। और इसमें देखिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, एस्थेटिक, लॉजिकल, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सभी आपका जनरल टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक यहाँ पे मैं सेट आपको लेकर चलता हूँ कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आने वाली है। तो देखिए अगर आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट का चुनाव किया है, ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट का चुनाव किया है डोमेन पेपर में, ठीक है, 2 डोमेन पेपर आपको चुनना था, तो एक डोमेन पेपर में अगर आपने हिस्ट्री का चुनाव किया है तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए आपके विषय से संबंधित होगी, ठीक है, आप सभी के लिए उपयोगी होगी। तो इस वीडियो को आप अवश्य देखें, ठीक है। और जितने भी ये क्वेश्चन हैं सभी एनसीईआरटी पैटर्न पर ही आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा जा रहा है 1925 अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया था, यानी कौन थे, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, CR दास, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर या फिर विट्ठल भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। देखिए स्वराज पार्टी जो था यहाँ पे उसका गठन हुआ था कि उन्होंने हिस्सा लिया था चुनाव में 1923 ईस्वी में, ठीक है।
लेकिन 1925 का बात किया जा रहा है, अगस्त 1925 का। तो इस समय जो थे वे विट्ठल भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी CSP की स्थापना की गई थी? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, 1943, 1934, 1924 या तो फिर 1914। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1934। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताह बेहराम स्थित है? तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि अत्तास बेहराम जो है ये कहलाता है पारसियों का, पारसी समुदाय का जो है धार्मिक स्थल है। ठीक है, पारसियों का धार्मिक स्थल है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, पारसियों के स्थल को यानी धार्मिक स्थल को अग्नि मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर किस वंश का शासक था? किस वंश का शासन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके पास, नागवंशी, हैहया, अहोम या फिर माणिक्य। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा माणिक्य। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर माणिक्य वंश का शासन था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या तो फिर मत देने का अधिकार। तो देखिए जॉन लॉक के अनुसार मत देने का अधिकार जो है ये प्राकृतिक अधिकार नहीं है, ये क्या है? एक कानूनन अधिकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, आप सभी को ही पता होगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह जी ने दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना? तो देखिए वारेन हेस्टिंग्स जो है वो वर्ष 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जो कि यहाँ पे पारित किया गया था। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही इनको गवर्नर जनरल बनाया गया था वारेन हेस्टिंग्स जी को। ठीक है, तो वर्ष कौन सा हो जाएगा? 1773 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, तो ये थे आपके ऑप्शन में दिया गया है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी गई थी, ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी प्रथम ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने गए थे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पटियाला में शीश महल किसने बनवाया था? ठीक है, पटियाला में शीश महल किसने बनवाया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, यादविंदर सिंह, बाबा अली सिंह, महाराजा नरेंद्र सिंह या तो फिर भलेंद्र सिंह। तो देखिए ये निर्माण कार्य किया गया था महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, पटियाला में, पटियाला जो कि आपका यहाँ पे पंजाब में है, और इसका निर्माण कार्य किया गया था 1847 ईस्वी में। ठीक है, 1847 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य किया गया था, और एक विशेष प्रकार का रंगीन कांच से बना हुआ था, इसलिए इसको शीश महल कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू न्यूज़पेपर्स एंड इट्स कोरेस्पॉन्डिंग एडिटर, यानी कि जो भी न्यूज़पेपर हैं उनके यहाँ पे एडिटर यानी कि संपादक के संबंध में कौन सा चयन सही नहीं है उसको यहाँ पे बताना है। पहला है न्यू इंडिया विपिन चंद्र पाल, दूसरा कॉमरेड बाल गंगाधर तिलक, तीसरा संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय, चौथा है वंदे मातरम अरविंद घोष। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉमरेड बाल गंगाधर तिलक, ये जो है सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉमरेड जो है इसके संपादक थे मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली इसके संपादक थे। ठीक है, कॉमरेड के। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना कब की गई थी?
1895 या 1912, 1904 या तो फिर 1878। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे लॉर्ड लिटन थे वायसराय के रूप में, लॉर्ड लिटन, तो उसी समय 1876 से 1880 के बीच में बहुत ही भयंकर यहाँ पे अकाल पड़ा था। ठीक है, दक्कन प्रदेश में अकाल पड़ा था, तो उसी समय जो है उसी का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। तो अकाल आयोग की जो यहाँ पे अध्यक्षता की गई थी रिचर्ड स्टेची के द्वारा, वो की गई थी 1878 ईस्वी में। ठीक है, जो कि लॉर्ड लिटन के द्वारा ही ये आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? तो देखिए अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लाने का श्रेय जाता है लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को। तो मैकाले जो हैं वो कोई वायसराय या गवर्नर जनरल नहीं थे, वे किसके अधीन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा ही जो है यहाँ पे लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है जिसमें अंग्रेजी को शामिल किया गया था उसको यहाँ पे लाया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बिट बिल से संबंधित था? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए थोड़ा सा कि इल्बर्ट बिल था क्या। तो देखिए इल्बर्ट बिल ये था कि भारत में अगर रह रहे हैं कोई अगर यूरोपीय, ठीक है, भारत में अगर कोई यूरोपीय समुदाय रह रहा है, यूरोपीय फैमिली रह रही है, यूरोपीय व्यक्ति रह रहा है, तो उसके ऊपर अगर कोई भी चार्जेज बनते हैं, कोई भी कानून का उल्लंघन किया जाता है, तो उस पर यह कहा जा रहा था कि भारत में जो न्यायाधीश हैं वही, भारत में जो न्यायाधीश हैं, जो न्यायमूर्ति हैं, जो जज हैं, वही उनका केस देखेंगे। ठीक है, तो यही था इल्बर्ट बिल जिसका कि यूरोपीय, जो कि भारत में रहने वाले यूरोपीय लोगों ने इसका विरोध किया था और अंततः यहाँ पे इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपसे पूछा जा रहा है कि इल्बर्ट बिल से संबंधित कौन से वायसराय थे? ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, दूसरा है खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, तीसरा है कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन नंबर बी जो है खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, ये गांधी इरविन समझौते में शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो देखिए साइमन कमीशन जो है भारत आए थे 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। ठीक है, हालांकि 1928 का ऑप्शन नहीं है तो 27 आप लमसम आप मार सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शन यहाँ पे 1928 का दिया नहीं गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1918 ईस्वी में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो देखिए 1918 में जो श्रमिकों को ये वाला मामला था, ठीक है, ये अहमदाबाद मिल मजदूर के थे। ठीक है, जिनमें कि कंपनी और श्रमिकों के बीच जो है थोड़ा सा स्थिति खराब हो गई थी और जिसमें महात्मा गांधी को उतरना पड़ा था। वहाँ पे ये था कि मजदूरों द्वारा वहाँ पे अनशन का काम किया जा रहा था और उसी के लिए यहाँ पे गांधी जी को बुलाया गया था। ठीक है, वहाँ पे सिस्टम ये था, यानी कि पेमेंट जो है वहाँ पे बढ़ाया नहीं जा रहा था, तो उसी के विरोध में यहाँ पे गांधी जी ने अपना अनशन किया था। ठीक है, तो इस अनशन के बाद जो है यहाँ पे मजदूरों को 35%, ठीक है, 35% का बोनस दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अहमदाबाद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि 1918 में घटित हुआ था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? कौन? खुदीराम बोस ने। ठीक है, तो खुदीराम बोस के द्वारा यहाँ पे जो हत्या का प्रयास किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? 1904 में, 1906 में, 1908 में या तो फिर 1910 में?
तो देखिए डेट थी 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को यहाँ के जो जज थे मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड, उनके हत्या के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों ने यहाँ पे साथ में बम फेंका था, लेकिन जो है यहाँ पे किंग्सफोर्ड साहब बच गए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो प्रफुल्ल चाकी थे, जो इनके मित्र थे प्रफुल्ल चाकी, वे खुद को गोली मार लिए, ठीक है, परंतु खुदीराम बोस जो है यहाँ पे पकड़े गए, ठीक है। और खुदीराम बोस जब पकड़े गए उसके बाद जो है यहाँ पे उनको फांसी दी जाती है और फांसी की डेट है 11 अगस्त, ठीक है, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को उनको फांसी पर चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये डेट कौन सी हो जाएगी, 1908 ईस्वी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? 1915, 1906, 1916 या तो फिर 1917। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916, ठीक है। लखनऊ समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 1916 में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत बार आपने ये देखा भी होगा, JB कृपलानी, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता यानी कि 1947 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, अजीत सिंह, अरविंद घोष, या तो फिर जतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय, या तो हेमचंद्र कानूनगो, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय, ठीक है, जो कि अरविंद घोष से भी संबंधित थे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए पहला है, यहाँ पे दिया गया है, मेरठ के सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर से विद्रोह का नेतृत्व करने की अपील की थी। दूसरा दिया गया है, कानपुर में सिपाहियों ने नाना साहब को अपना नेता बनाया। और तीसरा है, अवध में रानी लक्ष्मीबाई को नेता बनाया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये दो जो है स्टेटमेंट सही है, मेरठ के सिपाहियों वाला और दूसरा है कानपुर में सिपाहियों ने नाना साहब को अपना नेता बनाया, ठीक है। तीसरा जो है ये सही नहीं है, क्यों? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो उनको झांसी का नेतृत्व दिया गया था, ठीक है, वो झांसी से नेतृत्व कर रही थी। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दिया गया है केवल 1 और 2, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793, 1765, 1776 या तो फिर 1765। अच्छा 1765 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1793, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्ती जो है ये लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये लागू किया गया था, ठीक है। इसमें जो है 89% की जो राशि है, जो कि कर की राशि थी, राजस्व की राशि थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त होती थी, ठीक है, यानी कि अंग्रेजों को। और 11% जो था वो जमींदारों को प्राप्त होता था, यानी कि वो खुद रखते थे, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बहुत ही आसान सा सवाल है। प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रही थी रॉबर्ट क्लाइव। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? 1608, 1646, 1674 या तो फिर 1610, ठीक है। तो ये था ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 जून। डेट था 6 जून 1674, 6 जून 1674 ईस्वी को ये काम किया गया था, शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? चमकौर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध या तो फिर सुवाली का युद्ध। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सुवाली का युद्ध। और ये हुई कब थी? ये हुई थी 29-30 नवंबर, वर्ष था 1612। ठीक है, तो सुवाली के युद्ध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पुर्तगालियों को हराया गया था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 19 दिसंबर 1961 या तो फिर 15 अगस्त 1947 या 29 दिसंबर 1951 या 26 जनवरी 1948। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 दिसंबर 1961 को इस पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है वे पितृपक्ष से तैमूर के वंशज थे। दूसरा है मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। तीसरा है बाबर का संबंध अपनी मां की तरफ से चंगेज खां से था। और चौथा है उज्बेक के लोगों के द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगना से निकाल दिया गया था। तो देखिए इसमें आपको गलत कथन चुनना है। तो देखिए यहाँ पे गलत कथन ये है, ये वाला कथन गलत है। यहाँ पे मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित नहीं करते। देखिए अफरासियाब के रूप में जो अपने आप को मानते हैं, जो उनका वंशज मानते हैं, वो थे बलबन। ठीक है, क्वेश्चन अगर आ सकता है तो याद रखिएगा, अफरासियाब के वंशज अपने आप को उनका वंशज मानते थे बलबन। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो बहादुर शाह जो है वो औरंगजेब का उत्तराधिकारी था, औरंगजेब के बाद आया था। ठीक है, तो ये मुगल वंश का था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है। फारसी अनुवाद जो है वो उसका शीर्षक था रज्मनामा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार या फिर लाल किला परिसर। तो देखिए मुगल वंश का कब्रिस्तान जो है वो कहा गया हुमायूं के मकबरे को। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लाल किले दिल्ली को द्वारा बनाया गया था, यानी लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? बहुत ही आसान सा सवाल है। लाल किला और ताजमहल यहाँ पे बनवाए गए हैं शाहजहां के द्वारा, इसीलिए शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, क्योंकि इसके समय में बहुत सुंदर सुंदर इमारतों का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। असम में पोआ मक्का का मकबरा है, किसका मकबरा है? पीर गियासुद्दीन औलिया, ख्वाजा बंदे नवाज, शेख सलीम चिश्ती या तो फिर सुजाऊ मोहम्मद शाह। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पीर गियासुद्दीन औलिया का ये मकबरा है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। तो अभी हमने देखा, ठीक है, दिल्ली का लाल किला, तो दिल्ली का लाल किला जो है बनवाया गया है शाहजहां के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया, यानी किसके समय में जो है सबसे ज़्यादा भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर मुगल का शासन आ गया। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां और अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब का ज़्यादातर समय युद्ध में ही बीता था और औरंगजेब के समय में ही भारत का अधिकांश क्षेत्रफल जो है वो मुगलों के अधीन आ गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई? ठीक है, 1665, 1546, 1532 या तो फिर 1575। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1575। ठीक है, इसमें अकबर के सेनापति मुनीम खां
नाम याद रख लीजिएगा। मुनीम खां ने मुगल वंश का जो है यहाँ पे नेतृत्व किया था, और ये युद्ध हुआ था बंगाल के अफगान शासक, ठीक है, बंगाल के अफगान शासक, उनका नाम था दाऊद, और ये दाऊद को यहाँ पे इस युद्ध में हरा देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में, ठीक है। विजयनगर की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या तो फिर महमूद तुगलक। तो देखिए ये महान काम किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जिनको कि इतिहासकारों के द्वारा सनकी या तो फिर पागल सुल्तान भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, या तो फिर इल्तुतमिश, या तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए चंगेज खां जो है वो भारत पर डायरेक्टली अटैक नहीं किया था, वो भारत में जो है अपना एक व्यक्ति था जिसको कि वो खोजते खोजते आया था, ठीक है। और उस समय जो है भारत पर शासन चल रहा था इल्तुतमिश का, ठीक है। तो इल्तुतमिश से हालांकि उसका डायरेक्ट मुठभेड़ नहीं हुआ था, क्योंकि जिस व्यक्ति को वो खोजते खोजते आया था उस व्यक्ति का नाम था मंगबरनी, ठीक है। व्यक्ति का नाम भी जान लीजिए, मंगबरनी। तो ये जो है मंगबरनी को इल्तुतमिश ने शरण देने से इनकार कर दिया, और उसके बाद जो है चंगेज खां मंगबरनी को लेकर यानी उसको पकड़ के वापस लौट गया, ठीक है। तो बस इतना ही हुआ था, क्योंकि अगर चंगेज खां उस समय यहाँ पे अटैक कर देता तो भारत की स्थिति अभी कुछ और होती, ठीक है, क्योंकि वो बहुत भयानक, बहुत क्रूर अटैकर था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? देखिए यहाँ पे डेटा वाला क्वेश्चन दे दिया है, 964, 973, 965, या तो फिर 953, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 953। देखिए जयपुर में जो है हवा महल का निर्माण ये किया गया था 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, ठीक है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 ईस्वी में ये हवा महल बनवाया गया था। खिड़कियों की संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है, तो 953 है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? विष्णु, दुर्गा, ब्रह्मा, या तो फिर शिव? तो ये शिव जी को समर्पित है, ठीक है, यानी कि शैव धर्म का ये मंदिर बना हुआ है कपिलेश्वर मंदिर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तंजावुर में स्थित है। तंजावुर है कहाँ? तो तमिलनाडु में है। तंजावुर तमिलनाडु में है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि ये मंदिर बनवाया किसने था, तो ये राजराज प्रथम ने बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था, जो कि दक्षिण भारत का बहुत ही बड़ा मंदिर है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अनंतपुरा झील एक हिंदू मंदिर है जो डैश में झील में के बीच में बना हुआ है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, या तो फिर तमिलनाडु? तो देखिए ये जो मंदिर है ये केरल राज्य में है, ठीक है। केरल राज्य में झील के बीच में एक हिंदू मंदिर बना हुआ है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल, गुजरात, बिहार, या तो फिर तमिलनाडु? तो ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो है ये बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। बिहार राज्य में ये शिक्षा केंद्र स्थित था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? यानी पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? तो ये थे विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, या तो उड़ीसा, या तो उत्तराखंड, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा का एक जिला है, जिला का नाम भी जान लीजिए, गंजाम जिला। तो उड़ीसा के गंजाम जिले में
ये जौगढ़ शिलालेख स्थित है, ठीक है, जो कि अशोक से संबंधित है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है निम्न में से कौन सा बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? गोपुरम, हर्मिका, मंडप या तो फिर गर्भगृह, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्मिका, ठीक है। हर्मिका जो है वो बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। बाकी सभी जो हैं वे हिंदू धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संथारा डैश समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है, ठीक है। तो संथारा जो है इसको संलेखना विधि भी कहा जाता है, संलेखना। और आपको मालूम होगा हिस्ट्री में कि इसी विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे और चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम जो उनका स्थिति अंतिम समय चल रहा था उस समय वे जैन धर्म को ज्वाइन किए थे, ठीक है, यानी जैन धर्म में वे समर्पित हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए संलेखना विधि में होता क्या है कि उपवास करते हैं लोग, उपवास करते हैं और उपवास के दौरान ही अपने प्राण त्याग देते हैं, ठीक है। तो वही है संलेखना विधि और उसी का एक यहाँ पे पर्यायवाची दिया गया है संथारा, ठीक है। तो ये एक धार्मिक संस्कार है, जैसे कि हिंदू में 16 संस्कार आता है, ठीक है, 16 संस्कार हिंदू में है, तो उसी प्रकार से एक संस्कार ये जैन धर्म का है, ठीक है, जो कि प्राण त्यागने की एक विधि है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो देखिए 16 महाजनपद का जिक्र आया था, बौद्ध एक साहित्य है अंगुत्तर निकाय, नाम आप लोगों ने सुना होगा अंगुत्तर निकाय, ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो तक्षशिला थी, देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, कौशल, कुरु, वज्जी और गांधार, ठीक है। तो ये गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, ठीक है। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और वज्जी की राजधानी थी मिथिला। तो इस प्रकार से कुल 16 महाजनपद थे, ठीक है। तो आपका इस प्रश्न का आंसर है गांधार, ठीक है, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुष्णु के नाम से जाना जाता था? चिनाब, सतलज, व्यास या फिर रावी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावी। और इसी नदी के किनारे प्रसिद्ध दशराग युद्ध लड़ा गया था, जिसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में है, ठीक है। इसका प्रसिद्ध जो लड़ा गया था युद्ध दशराग युद्ध था, जो कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं? गर्त आवास यानी कि गड्ढे में आवास करना, यानी कि गड्ढे खोदकर जमीन के अंदर रहना, ठीक है। पलवोई, राना, घुंडई, मेहरगढ़ या तो फिर बुर्जहोम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। ये बुर्जहोम स्थित कहाँ है? ये है श्रीनगर में, ठीक है। तो इसका सही आंसर बुर्जहोम हो जाएगा। चलिए तो ये थी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके CUT में अगर आपने CUT-ET में अगर आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट रखा है एक डोमेन पेपर के रूप में, तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज हम अक्सर लेकर आते रहते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो अवश्य शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।